Hello students, today we are going to study about protein synthesis in our botany final year syllabus. So starting with the topic, प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से सेल्स प्रोटीन को क्रिएट करते हैं अमाइनो एसिड से। इस प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए एमआरएनए का ट्रांसलेशन किया जाता है और जब मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तब इससे अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस बनते हैं। जब ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस एक दूसरे से जुड़ते हैं, असेंबल होते हैं, तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसके थ्रू ही उस बॉडी में ग्रोथ, मेंटेनेंस और फंक्शनिंग देखने मिलती है। अब अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी को देखते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है राइबोसोम। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रोटीन बनता है। इस राइबोसोम के अंदर में दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज होती है जो कि 60S की होती है, दूसरी स्मॉल होती है जो कि 40S की होती है। राइबोसोम्स के अंदर में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक आता है राइबोसोमल आरएनए जिसको हम आरआरएनए भी बोलते हैं, और दूसरा प्रोटीन होता है। इसके बाद स्क्रीन में हमें सेंट्रल डोग्मा दिखाई दे रहा है। सेंट्रल डोग्मा में हमें क्या दिखाई देता है कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस, इसे ट्रांसलेशन भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा कंपोनेंट, तो इसमें आता है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसे हम टीआरएनए भी बोलते हैं। तो जो टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इनका काम रहता है अमाइनो एसिड को कैरी करना राइबोसोम्स तक जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है। हर जो टीआरएनए का मॉलिक्यूल रहता है वो एक स्पेसिफिक कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर सकता है एमआरएनए में, और उसके बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड को वो लेके आता है राइबोसोम्स तक। थर्ड कंपोनेंट होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए भी बोलते हैं। एमआरएनए का काम होता है जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको डीएनए से कैरी करना राइबोसोम्स तक, मतलब ये डीएनए से राइबोसोम्स तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एमआरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब कि जब डीएनए से हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टडी करते हैं तब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एमआरएनए होता है ये हमारे जो भी डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उससे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस या प्रक्रिया को देखते हैं तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसे इनिशिएशन बोला जाता है। तो इनिशिएशन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें एमआरएनए की बाइंडिंग होती है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ। जैसे कि हमने देखा राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो जो स्मॉल वाला था वो 40S का था। तो फर्स्ट स्टेप जो है इनिशिएशन का, इसमें एमआरएनए राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड होता है, जिसके बाद जो बाइंडिंग है इनिशिएटर टीआरएनए की वो देखने मिलती है एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन के साथ। इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में हमें इनिशिएशन की प्रोसेस दिखाई दे रही है। जैसे कि अभी हमने देखा सबसे पहले क्या हो रहा था, तो एमआरएनए की बाइंडिंग होती है राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के साथ। तो यहाँ पर भी सिमिलरली वही चीज़ दिखाई दे रही है हमें, एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड होगा, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, इनिशिएटर टीआरएनए एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये जो इनिशिएशन की प्रोसेस है ये हमें डायग्राम में दिखाई दे रही है। अब जो इनिशिएशन की प्रोसेस है इसे हम 3 स्मॉल स्टेप्स में स्टडी करेंगे। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है इसमें बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू द राइबोसोम होता है, मतलब कि हमारे पास जो एमआरएनए का मॉलिक्यूल है ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ जाके बाइंड हो जाता है, और इसके बाद जो स्टार्ट कोडॉन एयूजी रहता है ये करेक्ट लोकेशन में जाके पोजीशन हो जाता है। सेकेंड स्टेप में इनिशिएटर टीआरएनए की बाइंडिंग होती है। तो हमारे पास जो इनिशिएटर टीआरएनए है ये मेथियोनाइन अमाइनो एसिड को कैरी करता है और एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन में जाके बाइंड अप हो जाता है। थर्ड स्टेप में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, जब राइबोसोम के दोनों जो सब यूनिट्स हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब यहाँ पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस के सेकंड स्टेप को हम इलोंगेशन बोलते हैं। इलोंगेशन स्टेज में जो अमाइनो एसिड्स रहते हैं ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में एक के बाद जुड़ते जाते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो एक समय में एक ही अमाइनो एसिड वहाँ पर जुड़ता है। इस प्रोसेस को भी हम कुछ स्मॉल स्टेप्स
स्टेप्स में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है ये कहलाता है बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए। तो जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए मॉलिक्यूल रहेगा ये कैरी करता है नेक्स्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस को, मतलब कि सीक्वेंस में आने वाले नेक्स्ट अमाइनो एसिड को ये कैरी करता है और राइबोसोम्स में जाके बाइंड होता है। इसी का जो डायग्राम है ये भी हम स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इलॉन्गेशन की जो प्रोसेस है, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए का मॉलिक्यूल है ये कैरी करता है अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में और राइबोसोम के साथ जाके बाइंड होता है। सेकेंड स्टेप में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो राइबोसोम है ये बनने वाली जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है। बोलने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें नए अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए जो पेप्टाइड बॉन्ड बनती है उसके फॉर्मेशन को ये कैटालाइज करता है। नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन। तो जो राइबोसोम है ये अलॉन्ग द एमआरएनए मूव करता है और ये पोजीशन करता है नेक्स्ट कोडॉन को करेक्ट लोकेशन में, मतलब जो भी आने वाला कोडॉन है उसको सही जगह पर ये लोकेट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लास्ट स्टेप को हम टर्मिनेशन बोलते हैं। टर्मिनेशन की जो स्टेज है ये तब स्टार्ट होती है जब हमारा राइबोसोम एमआरएनए के स्टॉप कोडॉन तक पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को भी 3 स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले क्या होता है, स्टॉप कोडॉन का रिकॉग्नाइजेशन, मतलब उसे पहचानना। तो जो राइबोसोम है सबसे पहले ये एक स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है एमआरएनए में। ये जो स्टॉप कोडॉन है ये कुछ भी हो सकता है, यूएए, यूएजी या फिर यूजीए। सेकेंड स्टेप में पॉलीपेप्टाइड चेन का रिलीज होता है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये राइबोसोम से रिलीज हो जाती है। और थर्ड स्टेप में जो राइबोसोम है वो उसका डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम है ये फिर से डिसोसिएट हो जाता है दोनों सब यूनिट में, मतलब कि जो लार्ज सब यूनिट है और जो स्मॉल सब यूनिट है ये अलग अलग हो जाती हैं। इसके लिए भी स्क्रीन पर हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है। जो टर्मिनेशन की फर्स्ट स्टेप है इसमें स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, राइबोसोम वहाँ पर पहुँच रहा है, और जो सेकंड पिक्चर है इसमें जो दोनों ही सब यूनिट्स हैं ये आपस में डिसोसिएट हो जा रही हैं। अब हम प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स को देखते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रक्रिया को रोक सकती हैं या इनहिबिट कर सकती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है पूरोमाइसिन। जो पूरोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को रोक सकता है एक प्रोकैरियोटिक पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज करके, जब प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट ना हुई हो। सेकंड आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक ट्राइसेकेराइड होता है जो कि फॉर्माइल मेथियोनाइल टीआरएनए को राइबोसोम्स के साथ बाइंड नहीं होने देता। तो जब इनकी बाइंडिंग ही नहीं होती तब ये प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं हो पाती, शुरू ही नहीं हो पाती। और थर्ड एंड लास्ट में आता है क्लोरामफेनिकॉल। जो क्लोरामफेनिकॉल है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकता है। कैसे करता है, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी को ये ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से ये तीनों इनहिबिटर्स जो हैं ये इस प्रोसेस को इनहिबिट या फिर रोक सकते हैं। थैंक यू।